बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज से हम केमिस्ट्री सेकंड ईयर के कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं, जो कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था कि पहला चैप्टर पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। पिछली क्लास में हमने जनरल समरी को डिस्कस किया था पूरे सेकंड ईयर केमिस्ट्री के कोर्स का। आज हम पीरियोडिक टेबल को जनरली इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल और उनमें किस लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन की गई है एलिमेंट्स की। फिर उसके बाद हम जो कि आपका पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स, उसकी वजाहत करेंगे। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री को डिटेल में समझने के लिए ये लाजमी है कि हम जो फैक्ट्स हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड उनको एक टेबुलर फॉर्म में या ऐसी अरेंजमेंट दें उसको हम जो कि समझने में आसान हो। इसके लिए टू अचीव अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट्री इट वुड बी डिज़ायरेबल टू फिट ऑल द फैक्ट्स इनटू अ सिंपल पैटर्न, ऐसे पैटर्न में जो कि समझने में हमारे लिए आसान हो। मतलब जो डेटा हमने केमिस्ट्री से रिलेटेड कलेक्ट किया है उनको हम आसानी से टेस्ट कर सकें। इसके लिए पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स हैज सर्व्ड द पर्पस ऑफ टू सिस्टमेटाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से समझने के लिए पीरियोडिक टेबल एक बहुत बड़ा फैक्टर है केमिस्ट्री में कि जिसको हम पढ़ते हुए हमें एलिमेंट्स की उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उनके कंपाउंड्स की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आसानी से समझ में आ जाती हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हम अगर एक ट्रेंड को, एक ग्रुप को सीखेंगे तो उसके जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, चाहे वो केमिकल हो या फिज़िकल हो या उनकी कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो हम आसानी से सीख सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि ग्रुप फर्स्ट का मेंबर लिथियम है, अगर वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो लिथियम क्लोराइड साल्ट बनेगा। अब उसी ग्रुप के जो जितने भी मेंबर्स होंगे वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन पर साल्ट बनाएंगे। जैसे सोडियम लिथियम के बाद नेक्स्ट मेंबर है ग्रुप फर्स्ट का, तो वो भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड देगा, और इसी तरह पोटाशियम भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके हमें पोटाशियम क्लोराइड सॉल्ट देगा। ये तो केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। फिज़िकल प्रॉपर्टी इनकी ये है कि रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर ये तीनों सॉल्ट्स जो हैं ये सॉलिड स्टेट में हैं। एक और प्रॉपर्टी, दे आर कलरलेस सॉल्ट्स। तो इसी तरह पीरियोडिक टेबल का जो मेन मकसद है या पर्पस है वो ये है कि जो केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं पीरियोडिक टेबल में, ताकि हम उनकी केमिस्ट्री को आसानी से समझ सकें। पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क टू स्टडी द periodic behavior of physical and chemical properties of elements as well as their compounds। इसकी वजाहत हो गई स्टूडेंट्स कि जैसे हम ग्रुप फर्स्ट से सेकंड में मूव करते हैं और थर्ड, फोर्थ, और दोबारा जब हम ग्रुप फर्स्ट में आ जाते हैं तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो एक रेगुलर इंटरवल पर अपने आप को रिपीट कर रही हैं। पीरियोडिक बिहेवियर इसको हम कह सकते हैं। जैसे लिथियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन पर हमें सॉल्ट दिया, फिर इसी तरह ग्रुप से होते हुए सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, और जब हम दोबारा फर्स्ट ग्रुप पर आ जाते हैं वही ग्रुप में नेक्स्ट मेंबर जो है सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट देगा, या लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके लिथियम ऑक्साइड, इसी तरह सोडियम भी सोडियम ऑक्साइड देगा। इसको हम पीरियोडिक बिहेवियर कहते हैं, चाहे वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हो या वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हो। पीरियोडिक टेबल कैसे डेवलप हुआ, इसकी डेवलपमेंट में मुख्तलिफ साइंटिस्ट्स ने अपने अदवार में काम किया था, जिसमें सबसे पहला जो साइंटिस्ट था वो अर्राज़ी था। अर्राज़ी ने एलिमेंट्स को और उनके कंपाउंड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सब्सटेंस का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। केमिस्ट्री में हम सब्सटेंस उसको कहते हैं जिसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ हमें मालूम हो। जैसे वाटर की कंपोजिशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल होगा। तो ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाटर के लिए
अगर हम इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में पानी कन्वर्ट होगा और हाइड्रोजन गैस उसके साथ बनेगी। तो ये केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात थी। इनको हम सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंस प्योर स्टेट ऑफ मैटर को हम कह सकते हैं जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन हमें मालूम हो। तो अर्राज़ी ने जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की थी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बेस बनाकर ही की थी। नेक्स्ट उसके बाद जो अटेम्प्ट किया था डोब्राइनर ने किया था, जो कि जर्मन केमिस्ट है, उसने एलिमेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया था और उन ग्रुप्स को ट्राइएड्स कहते हैं जिसमें से 3-3 एलिमेंट्स थे। मतलब कि जो ग्रुप्स थे उनमें 3 एलिमेंट्स थे और उन 3 एलिमेंट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर थी, केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये था कि वो एलिमेंट्स जो कि केमिकल और फिज़िकली एक दूसरे से डिफरेंट थे, एक ही ग्रुप में आ रहे थे, इसलिए इसकी क्लासिफिकेशन जो थी रिजेक्ट की गई। नेक्स्ट अटैम्प्ट जो था न्यूलैंड ने किया था, जॉन न्यूलैंड ने। उस वक्त जॉन न्यूलैंड के दौर में तकरीबन 62 एलिमेंट्स नॉन एलिमेंट्स थे और उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास आप जानते हैं कि हमारे पास एटमों में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स हम उन पार्टिकल्स को कहते हैं जो कि फर्दर डिवाइड नहीं होते। एटम इज़ नॉट फंडामेंटल पार्टिकल क्योंकि इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एटम की न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, दोनों की तादाद को हम एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जॉन न्यूलैंड ने जब एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था या डिवाइड किया था, उसने ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस डिवीजन की थी और उस लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टिव्स कहते हैं। 8 ग्रुप्स में उसने एलिमेंट्स को डिवाइड किया था जिसमें ग्रुप फर्स्ट के मेंबर्स ग्रुप 8 के मेंबर्स के साथ सिमिलरिटी शो कर रहे थे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, इसलिए इनको लॉ ऑफ ऑक्टिव्स कहा गया। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो थी इसमें भी ड्रॉबैक्स मौजूद थी, तो फिर इसको भी रिजेक्ट किया गया। जो नेक्स्ट अटेम्प्ट था वो मेंडलीव ने किया था। स्टूडेंट्स, जॉन न्यूलैंड के बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट मेंडलीव का था और उसने पीरियाडिक टेबल को एक रेगुलर फॉर्म में अरेंज किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसमें ग्रुप्स भी थे और पीरियड्स भी थे। ग्रुप्स आप जानते हैं कि पीरियाडिक टेबल में जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं उनको हम ग्रुप्स कहते हैं और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं उनको हम पीरियड्स कहते हैं। मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल में एलिमेंट्स अरेंज थे ग्रुप्स में या कॉलम्स हम कह सकते हैं, और इसी तरह जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उसमें से उनको हम पीरियड्स कहते हैं। इसको हम कहते हैं कि मेंडलीव ने जो डिस्ट्रीब्यूशन की थी वो भी एटॉमिक मासेस की बेस पर की थी। इसके लिए जो पीरियाडिक लॉ हम कह सकते हैं, पीरियाडिक का वर्ड बार बार यूज़ होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर। पीरियाडिक का मतलब ये है कि जो रेगुलर इंटरवल्स के बाद एक ख़ास दौरानी के बाद अपने आप को रिपीट करे। मतलब ये था इसमें से कि जो ग्रुप्स थे, अगर हम ग्रुप फर्स्ट की कंपैरिजन करें ग्रुप 8 के साथ, जैसे न्यूलैंड पीरियाडिक टेबल में था कि ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स जो थे वो सिमिलरिटी शो कर रहे थे ग्रुप 8 के मेंबर्स के साथ, तो इनसे ऐसे फंक्शन को हम पीरियाडिक फंक्शन कहते हैं। तो जो मेंडलीव का पीरियाडिक लॉ था उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियाडिक फंक्शंस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो एटॉमिक मासेस की बेसिस पर थी। इसमें भी ड्रॉबैक्स थे, लेकिन वक्त के साथ साथ जब साइंस ने तरक्की की और एलिमेंट्स की तादाद बढ़ती गई, उस दौरान 1911 में मोज़ले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने मोज़ले एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ा है। जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ तो साइंसदानों ने सोचना शुरू किया कि अगर हम एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स अरेंज करें तो क्या होगा। जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया एटॉमिक नंबर की बेस पर,
तो जो केमिकली और फिजिकली सेम एलिमेंट्स थे वो सेम ग्रुप्स में आ रहे थे, मतलब एक ही ग्रुप में आ रहे थे। ग्रुप फर्स्ट की वजाहत लेक्चर की स्टार्ट में भी की मैंने कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये एलिमेंट्स जो हैं तकरीबन 7 एलिमेंट्स हैं ग्रुप फर्स्ट में, ये सारे फिजिकली और केमिकली सेम हैं। लेकिन ये याद रखें स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल अपीयरेंस उनकी सेम हो, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड में भी पॉसिबल है और गैस में भी पॉसिबल है, लेकिन केमिकली उनको सेम होना चाहिए। जब एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किए गए तो वो केमिकली सेम थे। एटॉमिक नंबर आप जानते हैं कि इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस या इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, किस वक्त जब हमारे पास एटम न्यूट्रल स्टेट में होगा। अगर न्यूट्रल स्टेट में नहीं होगा, आयोनिक स्टेट में होगा, अगर पॉजिटिव आयन में होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन्स कम हुए होंगे। जैसे पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, न्यूट्रल स्टेट में इसमें 19 इलेक्ट्रॉन्स है और 19 प्रोटॉन्स है, लेकिन जब ये पोटेशियम पॉजिटिव बन जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि इसका एटॉमिक नंबर 19 से 18 बन गया। नो, एटॉमिक नंबर इज इन फैक्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये बाद में फिर पता चला था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम है, इसलिए एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन या इलेक्ट्रॉन नंबर होना चाहिए या प्रोटॉन नंबर होना चाहिए। आप बोर्ड पर एक जनरल स्केच ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये स्केच जो है पीरियोडिक टेबल का, ये मोज़लेस लॉ पर बेस्ड है, जिसमें उसने एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मैंने डिफाइन किया कि इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जब इस बेस पर क्लासिफिकेशन की जाती है एलिमेंट्स की, तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 2 डिस्ट्रीब्यूशंस आ जाती हैं, जिनको हम वर्टिकल कॉलम्स कह सकते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं, उनको ग्रुप्स कहा जाता है। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, तकसीम किया गया है एलिमेंट्स को, उनको पीरियड्स कहा जाता है स्टूडेंट्स। उसी बेस पर हम कहते हैं कि हमारे पास टोटल, अगर हम ए और बी कैटेगरी में डिवाइड करें, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी में, तो ए कैटेगरी में हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं और बी कैटेगरी में भी हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं। जनरल स्केच आपके सामने है स्टूडेंट्स, जिसमें से एस, डी और पी ब्लॉक आप देख सकते हैं। आपको पता है कि वो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ख़त्म होगी एस सब शेल पर, उनको हम पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक में इंक्लूड करते हैं। वो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पी सब शेल पे ख़त्म होगी, उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इंक्लूड करते हैं। और वो एलिमेंट्स जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डी सब शेल पर ख़त्म होगी, उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह एफ सब शेल में जिन एटमों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ख़त्म होगी, उनको हम एफ सब शेल कहते हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के मेन बॉडी के नीचे उनको प्लेस किया गया है, उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। उनकी वजाहत इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 14 में होगी, यहाँ पर जस्ट डिस्कशन है उनकी। स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल का जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, उसका स्टेटमेंट इस तरह है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। मतलब ये है कि अगर हम ग्रुप फर्स्ट, जैसे सोडियम की बात की मैंने स्टार्ट में भी, और आसान है इसलिए उसको बार बार रिपीट किया जा रहा है। अगर हम लिथियम की और सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लें, दोनों की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज सेम हैं। पीरियड थर्ड में इंशाल्लाह वजाहत होगी सोडियम की बाकी मेंबर्स के साथ। यहाँ पर अगर हम लिथियम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें, फ़र्ज़ कर लें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन डिस्कस करते हैं। लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, लिथियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। लिथियम के बाद नेक्स्ट मेंबर है बेरिलियम। बेरिलियम के बाद थर्ड ग्रुप का मेंबर है बोरान, उसके बाद कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, आखिर में नियॉन है। अब नियॉन के बाद जब हम दोबारा आ जाते हैं एटॉमिक नंबर 11 पर, दैट इज सोडियम। तो सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है लिथियम के साथ। इसका मतलब ये है कि ग्रुप फर्स्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ये रिपीट होंगी 8th ग्रुप के बाद।
7 ग्रुप्स को छोड़कर जब हम 8th ग्रुप पर आएंगे तो फिर केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होंगी। फिर इसी तरह और जब हम पोटेशियम की तरफ आएंगे तब केमिकल प्रॉपर्टीज मैच होंगी। तो एटॉमिक नंबर्स की बेसिस पर जब एलिमेंट्स अरेंज किए जाते हैं तो वो सिमिलरिटी शो करते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने डिस्कशन की, एक ब्रीफ समरी हमने पीरियोडिक टेबल की डिस्कस की, जिसमें से हमने ये बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट किसने किया था एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, और आखिरी अटेम्प्ट किसका था और किस बुनियाद पर था। उसके बाद हमने ये बात की कि एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन 2 किस्म की थी, जिसमें से वर्टिकल जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं और हॉरिजेंटल जिनको हम पीरियड्स कहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके चैप्टर नंबर 13 का फर्स्ट टॉपिक है, जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजाहत करते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर 13 का मेन टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पीरियड 3 एलिमेंट्स के लिए डिस्कस करेंगे। उससे पहले फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आपने सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में सीखा था। ये चैप्टर नंबर 2 का आखिरी टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम डिफ़ाइन किस तरह करते हैं आसान अल्फाज में कि इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। हमारे पास शेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सब शेल्स। जैसे फर्स्ट शेल को अगर हम देखें उसमें सिंगल शेल है एस सब शेल, फिर सेकंड शेल में 2 सब शेल्स हैं, थर्ड में 3 सब शेल्स हैं और फोर्थ में 4 सब शेल्स हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करेंगे इन शेल्स में तो हम किस प्रिंसिपल की बेस पर डिवीजन करेंगे? उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसमें से फर्स्ट रूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम हुंड्स रूल की बात करते हैं, और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो हम ऑफ ब प्रिंसिपल की बात करते हैं। ऑफ ब प्रिंसिपल हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि वो सब शेल्स जिनकी n+l वैल्यू कम हो उनकी एनर्जी कम होगी और पहले इलेक्ट्रॉन उस सब शेल में जाएगा। जैसे अगर हम फर्स्ट शेल और सेकंड शेल की बात करें तो लॉजिकल तो ये है कि फर्स्ट शेल नंबर फर्स्ट पोजीशन पर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स वहां पर जाएंगे। लेकिन जब हम सेकंड शेल में आएंगे जहां पर 2 सब शेल्स हैं s और p, तो कंफ्यूजन यहाँ पर पैदा होगी कि इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के एस सब शेल में चला जाए या पी सब शेल में चला जाए। तो इसकी वजाहत हमें ऑफ द प्रिंसिपल देता है कि वो सब शेल्स जिनकी n+l वैल्यू कम हो पहले इलेक्ट्रॉन्स वहां पर जाएंगे, उसके बाद जब नेक्स्ट वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन्स वहां पर जाएंगे। आइए कंपैरिजन करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे आप 1s देख रहे हैं, 1s को मैंने जैसे कुछ देर पहले बात की कि ये तो लॉजिकल है कि 1s फर्स्ट शेल का s सब शेल है, इसलिए यहाँ पर जो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पर आएंगे। आपको पता है कि s शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, p सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, d सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है और f सब शेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। यहाँ पर हम s की वजाहत करेंगे तो s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, तो जब पहले इलेक्ट्रॉन आएगा वो 1s1 होगा और जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो 1s2 होगा। अगर हम इसको 1s2 लिखें स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो नोटेशन है इसमें से आप 2 न्यूमेरिकल वैल्यूज देख रहे हैं। ब्लैक कलर में 1 लिखा गया है, रेड कलर में 2 लिखा गया है और उसके साथ स्मॉल s लिखा गया है। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, ये शेल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स। 2 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि हम कहते हैं कि s शेल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर 2 हमें ये बता रहे हैं कि s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 1s1 हो तो इंफॉर्मेशन ये है कि s सब शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर s हमें एजिमथल क्वांटम नंबर की इंफॉर्मेशन दे रहा है। एजिमथल क्वांटम नंबर है क्या? ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि किसी पर्टिकुलर शेल में
कितने सब शेल्स होंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट शेल is composed of single subshell, that is S. Second shell is composed of two subshells, S and P subshells. तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास कहाँ से आई है? एजीमथल क्वांटम नंबर से। और एजीमथल क्वांटम नंबर के लिए जो पॉसिबल वैल्यूज हैं हमारे पास वो है 0, 1, 2 और 3। अगर एजीमथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 हो तो इसका मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट एस सब शेल। वो किसी भी शेल का एस सब शेल हो, लेकिन अगर एल की वैल्यू 0 हो वी आर टॉकिंग अबाउट एस सब शेल। अगर एल की वैल्यू 1 हो, एल की वैल्यू 1 हो, इसका मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट पी सब शेल, किसी भी शेल का पी सब शेल। अगर एल की वैल्यू 2 हो वी आर टॉकिंग अबाउट डी सब शेल, एंड इन केस ऑफ 3 वी आर टॉकिंग अबाउट एफ सब शेल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कंपैरिजन करते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन 2s में आएगा या 2p में आएगा। n प्लस l वैल्यू इन दोनों सब शेल्स की केस में, 2s और 2p की केस में हमारे पास n की वैल्यू 2 है। n प्लस l इन केस ऑफ 2s 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। n प्लस l वैल्यू 2s के लिए हमारे पास आ रही है 2, 2p के लिए हमारे पास वो वैल्यू हो जाएगी n की वैल्यू l की वैल्यू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि n प्लस l वैल्यू 2s सब शेल के लिए कम आ रही है, p सब शेल के लिए n प्लस l वैल्यू 3 आ रही है। तो 3 वैल्यू आने का मतलब ये है अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल कि इसकी एनर्जी ज्यादा होगी 2p की और 2s की एनर्जी कम होगी। तो 2s एनर्जी कम होने की वजह से जो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 2s में आएंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2p में आएंगे। इसके बाद अगर हम 2p और 3s की कंपैरिजन कर ले, क्योंकि इसमें से एक फैक्टर ये आ जाता है कि बाज़ औक़ात n प्लस l वैल्यू 2 सब शेल्स के लिए, डिफरेंट सब शेल्स के लिए सेम होती है, तब हमें क्या करना होगा? तब हमने देखना है कि जिसकी n की वैल्यू कम हो वहां पर पहले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। जैसे 2p के लिए तो हमने n प्लस l वैल्यू कैलकुलेट की, दैट इज 3। 3s के लिए अगर हम करें 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, तो दोनों की केस में हमारे पास n प्लस l वैल्यू 3 आ रही है। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे? कंफ्यूजन यहाँ पर है। अब हमने ऑफ द प्रिंसिपल के मुताबिक जिसका स्टेटमेंट ये है कि वो सब शेल जिनकी n प्लस l वैल्यू में n की वैल्यू कम हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम हो, यहाँ पर 2 है, 3s की केस में 3 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स 2p में आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट 3s में आएंगे। तो स्टूडेंट्स, ऑफ द प्रिंसिपल को या ऑफ द प्रोसेस को हमने जहन में रखना है, तब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन की सब शेल्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। जैसे 1s की एनर्जी कम है 2s से, 2s की कम है 2p से, 2p की एनर्जी कम है 3s से, 3p की एनर्जी कम है 4s से, और 4s की एनर्जी कम है 3d से। तो जब 4s में जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा 3p के बाद वो 4s में आएगा 2, 4s के बाद नेक्स्ट नंबर है 3d का। ये ऑफ द प्रिंसिपल की थोड़ी बहुत वजाहत थी। उसके बाद जब हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे किसी सब शेल में, जैसे बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि 1s2 लिखा गया है। अब 1s2 का मतलब ये है कि फर्स्ट शेल के s सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इनके लिए अगर हम क्वांटम नंबर्स की वजाहत करें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है इस केस में। एजीमथल क्वांटम नंबर s सब शेल के लिए वैल्यू जो है दैट इज 0, और उसके बाद अगर l की वैल्यू 0 हो हमारे पास तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 होगी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। यहाँ पर क्वांटम नंबर की वजाहत नहीं हो रही स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पिछली क्लास में हो गई है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में। अब अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी सब शेल में, तो वहाँ पर प्लस हाफ और माइनस हाफ उनका स्पिन होगा। मतलब अगर किसी, जैसे यहाँ पर 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में स्पिन नहीं करेंगे,
एक क्लॉकवाइज स्पिन करेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि अगर किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए उसी ऑर्बिटल में चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। किताब में स्टेटमेंट है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, कि चारों क्वांटम नंबर्स दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए किसी ऑर्बिटल में सेम नहीं हो सकते। अगर होंगे वी आर वायलेटिंग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हुए जब हम सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन जो होगा वो पैरेलल नहीं होना चाहिए, एंटी पैरेलल होगा। एक प्लस हाफ होगा और दूसरा नेगेटिव हाफ होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हुए हम हुंड्स रूल को कंसिडर करते हैं। अंडर कंसिडरेशन होंगे ये रूल्स। अगर हम इनमें से किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते, वी आर वायलेटिंग द रूल्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हुंड्स रूल हमें ये कहता है कि अगर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों तो जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी वो इलेक्ट्रॉन्स पहले हाफ फिलिंग होगी, उसके बाद पेयरिंग होगी। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल स्पिन वाले आ जाएं, मतलब सारे एक ही स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स हों। जैसे अगर हम वजाहत करें पी सब शेल की, क्योंकि उसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, तीनों सेम एनर्जी वाले हैं, जिनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। अगर हमारे पास पी में सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो आएगा पी एक्स में। हमें पता है, हमने सीखा था कि पी सब शेल जो है उसके लिए 3 ओरिएंटेशन है। एक एक्स एक्सिस पर एक लोब होगा या ऑर्बिटल होगा, दूसरा वाई एक्सिस पर और तीसरा जो है जेड एक्सिस पर होगा। तीनों ऑर्बिटल्स या तीनों लोब्स जो हैं पी सब शेल के, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिनमें 90 एंगल होगा। अब जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा वो पी एक्स में आएगा, दूसरा पी वाई में आएगा और तीसरा पी जेड में आएगा। अब ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत होगा हमारे लिए कि अगर हम जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करें तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक ही ऑर्बिटल में इंसर्ट करें। नो, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज अगेंस्ट द हुंड्स रूल। हुंड्स स्टेटमेंट मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को जब डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो, तो हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स को पहले हाफ फिल करना है, उसके बाद पेयरिंग होगी। अब अगर 4th इलेक्ट्रॉन आ जाता है तब वो एंटी पैरेलल स्पिन के साथ आएंगे और इसी तरह उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हमने डिफाइन किया और फिर हमने 3 रूल्स या 3 कंडीशंस पढ़े जिनकी बेस पर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट वजाहत की ऑफ द प्रिंसिपल की या ऑफ द प्रोसेस की, जिसमें हमने n+l की वजाहत की। उसके बाद हमने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को डिस्कस किया, जो हमें कहता है कि किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों के 4 क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते। और उसके बाद हमने हुंड्स रूल की वजाहत की, जो कहता है हमें कि अगर सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, पहले हमने हाफ फिलिंग करनी है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को हमने सेम स्पिन में रखना है, उसके बाद जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा तब वो एंटी पैरेलल स्पिन में आएगा। अब वजाहत हम करते हैं ग्रुप पीरियड 3rd एलिमेंट्स में, जिसमें से पहला मेंबर है सोडियम, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। सोडियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 11। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के रूल्स हमने सीखे हैं, पहले एस सब शेल में, फर्स्ट शेल के एस सब शेल में सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में आ जाएंगे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन तकसीम हो गए, रहते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 2p में आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए स्टूडेंट्स, और आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आएगा 3s1 में। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम। उसके बाद जो नेक्स्ट मेंबर है मैग्नीशियम है विद एटॉमिक नंबर 12। एटॉमिक नंबर 12 मैग्नीशियम का,
मैग्नीशियम और सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है एक्सेप्ट आखिरी शेल में। मैग्नीशियम की केस में भी 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ पर सोडियम की केस में 3s1 है, तो मैग्नीशियम की केस में फिर हमारे पास हो जाएगा 3s2। उसके बाद नेक्स्ट मेंबर है एल्यूमिनियम विद एटॉमिक नंबर 13 स्टूडेंट्स। यहाँ तक तो 12 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, एल्यूमिनियम यहाँ तक इनको कॉपी करेगा, लेकिन आखिरी सब शेल की केस में वो होगा 3p1। ठीक है स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम के बाद नेक्स्ट मेंबर जो है वो सिलिकॉन है विद एटॉमिक नंबर 14, यहाँ तक कॉपी करेगा। एल्यूमिनियम 3p1 है, सिलिकॉन 3p2 होगा, फिर उसके बाद फास्फोरस है 3p3, उसके बाद सल्फर है 3p4, और उसके बाद सेकंड लास्ट जो है क्लोरीन है 3p5, और आखिर में आर्गान है विद एटॉमिक नंबर 18। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने पीरियाडिक टेबल को जनरली डिस्कस किया, उनमें ग्रुप्स और पीरियड्स की वजाहत की, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसकी वजाहत हमने की डिटेल में, क्योंकि ये रूल्स आप फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं। यहाँ पर जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात थी, लेकिन मुनासिब यहाँ पर ये था कि आपके लिए इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिवाइज़ किया जाता, चूँकि रिवाइज़ किए गए और उसके बाद उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की गई। इन रूल्स को जहन में रखते हुए आपने प्रैक्टिस करनी है और इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।